आज का जो हमारा गुड टॉपिक है, आफ्टरनून हाँ मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपके आते जाएगा, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर के का परिचय जानेंगे। ठीक है, इनके बारे पहले इनका जन्म स्थान, इनके पिता का नाम, ये सारी चीजों को जानेंगे। तो जैसा आपको दिख रहा है, रवि जन्म 6 मई सन 1861 यानी 6 मई 1861 में हुआ था। और जिस जगह हुआ था वह स्थान का नाम है कलकत्ता। और इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, जो वकील थे, एक प्रसिद्ध वकील थे। और टैगोर जी ने 1913 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गीतांजलि। ठीक है, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी गीतांजलि के लिए ही 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार या नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा टैगोर जी बचपन से ही बहुत ही प्रखर बुद्धि के बालक थे। और इनके ऊपर इनके पिता का भी काफी प्रभाव पड़ा। और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी घर में ही हुई। और उसके बाद प्रारंभिक अवस्था से ही ये इतने तीव्र बुद्धि के बालक थे कि बचपन से ही शिक्षा में ही इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, चित्रकला आज सब में इनको निपुणता प्राप्त हो गई थी, निपुणता प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद से इन्हें नए विद्यालय में, दूर विद्यालय में भेजा गया। लेकिन इनको विद्यालय का जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट था, कृत्रिम इन्वायरमेंट मतलब प्रकृति से दूर, उससे दूर जाने की वजह से इनका वहां पर मन नहीं लगा और ये वहां से चले आए। ठीक है, अब इनको भारत सरकार के द्वारा 1913 में 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई। ठीक है, और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसको हमने बताया यहाँ पे, इन प्रमुख रचनाओं की इन्होंने रचना की जिनके नाम है उत्सवर दिन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा हेर फेर धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा, माँ स्कूल, ये सारे इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। और टैगोर जी की अगर बात करें तो टैगोर जी ने जो हमारे दर्शन है, प्रकृतिवाद दर्शन, आदर्शवाद और मानवतावाद। ठीक है, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के बारे में आपने पढ़ा ही है, कोर्स रहे हैं। तो मानवतावाद में मानव कल्याण की बात की जाती है, मानवता की बात की जाती है। तीनों वाद के, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और मानवतावाद, तीनों वाद के समर्थक थे, तीनों वादों की बातों को मानते थे। अगर प्रकृतिवादी रूप में देखा जाए कि टैगोर जी प्रकृतिवाद की किस बात को मानते थे, तो उसमें प्रकृतिवाद में इन्होंने प्रकृति को ही शिक्षा का सशक्त माध्यम माना है। जैसे प्रकृतिवादी थे वो प्रकृति को महत्वपूर्ण थे, उसी तरह से टैगोर भी प्रकृतिवाद से उनकी प्रकृति के द्वारा शिक्षा देने को बताया है, इसको स्थान दिया है। और आदर्श की ले कि आदर्शवाद की कौन सी विचारधारा के समर्थक थे, तो आदर्शवाद के रूप में ये परम सत्य ईश्वर पर विश्वास करते थे। यानी जो ईश्वर की सत्ता में ये विश्वास रखते थे, जीव के साथ साथ ईश्वर को भी मानते थे। और तीसरा जो है मानवतावाद, मानवतावाद की बात करते हैं तो ये मानवतावाद में मानव को ही वास्तविक सत्य मानते थे, मानव को ही कहते थे कि जो मनुष्य है वो वास्तविक है, वो सत्य है। यानी मनुष्य की भी उपस्थिति की या मनुष्य को वास्तविक ये मानते थे। ठीक है, अब हम आते हैं कि टैगोर जी ने शिक्षा के बारे में क्या बताया, शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो अगर शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, शिक्षा के बिना मनुष्य पूर्ण है। तो इनके शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक, जिसके द्वारा मनुष्य बहुत प्रगति करता है।
और उसके और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करता है। यानी शिक्षा ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक प्रगति करता है और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करता है। इनके दृष्टि में इन्होंने कहा कि अगर भौतिक दृष्टि से शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा का सही मायने वो है, या वास्तविक शिक्षा वह है कि जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को, यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल चीजें हैं, उपयोगी चीजें हैं, उनकी वास्तविक प्रकृति को, कि वो सच में है क्या, वो उनका रियलिटी क्या है, उनकी वास्तविकता है, उनके वास्तविक नेचर को जानने और उपयोग करने और उनसे वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता करती है। यानी भौतिक दृष्टि से इनका है कि जो भी चीजें हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है, सबसे पहले हम उनकी वास्तविकता को जाने, उनके वास्तविक नेचर को जाने और उनके उपयोग करने और उनसे वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता, जो हमें वास्तविक जीवन में सहायता करे, यही हमारी भौतिक दृष्टि से शिक्षा होगी। और आध्यात्मिकता की बात करें, क्योंकि ये ईश्वर में भी विश्वास करते थे, तो आध्यात्मिकता में इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कि हमें आध्यात्मिक एकात्म भाव की अनुभूति कराए। आध्यात्मिक एकात्म भाव का मतलब है कि मतलब जो जितने मनुष्य हैं सभी में एक ही आत्मा है। एक आत्मा मतलब एक आत्मा, कि सभी में एक आत्मा की हम अनुभूति करें, वही सच्ची शिक्षा है। तो अगर समराइज करके देखा जाए कि इनका अर्थ है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को लेके कह सकते हैं कि इनके जो में शिक्षा है तो हमारे जीवन व समस्त सृष्टि के बीच में समरसता स्थापित करे, यानी उसमें तालमेल बैठाए। और टैगोर जी ने साविद्या या विमुक्ति का समर्थन किया है। इसमें यह कहा गया है कि इनके अनुसार जो शिक्षा हो वो केवल हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त न, वो हमें मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दास्ता से भी मुक्ति कराए। ठीक है, सिर्फ ऐसी शिक्षा ना दी जाए बालकों को कि जो सिर्फ उनको जीवन मरण के बंधन से मुक्त या सांसारिक मोह माया से मुक्त करे। ऐसी शिक्षा हो जो बच्चों को यहाँ की जो हमारा सामाजिक जीवन है या भौतिक संसार में जीवन है, तो उसकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दास्ता से भी मुक्ति कराए। ठीक है, ये इनके दृष्टि से शिक्षा का संप्रत्यय था या शिक्षा का अर्थ था। इन्होंने इस रूप में शिक्षा को लिया है। आगे बढ़ते हैं अब हम कि शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा को बताया कि शिक्षा अब हम चलते कि इन्होंने शिक्षा देने के लिए क्या उद्देश्य रखा। तो जिस रूप में इन्होंने शिक्षा को माना, जो जिस अर्थ के रूप में भौतिक और आध्यात्मिक, तो उन्हीं की पूर्ति के लिए इन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य को बनाया। गुरुदेव जो थे टैगोर जी, वो शिक्षा के पक्षधर थे और उन्होंने कहा कि मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करे ऐसी शिक्षा दी जाए। यानी ऐसी शिक्षा जो शिक्षा हो वो मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास करे, यही इनके शिक्षा का उद्देश्य था। अगर इनके शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला शारीरिक विकास। ठीक है, विवेकानंद जी की तरह ये शिक्षा के उद्देश्य में एक उद्देश्य को स्थान देते हैं शारीरिक विकास के लिए, क्योंकि इनका भी मानना था कि जब तक मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वह अन्य क्रियाओं में भाग समुचित रूप से या पूर्ण रूप से नहीं ले पाएगा। इसलिए इन्हें सर्वाधिक बल गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वाधिक बल शारीरिक शिक्षा पर या शारीरिक विकास पर दिया। और इन्होंने कहा कि शारीरिक विकास को थोड़ा बड़े पैमाने पे या व्यापक रूप में लिया। इनके अनुसार था कि जो मनुष्य हो उसका शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो तथा मांसपेशियां भी उसकी मजबूत हो, सुदृढ़ हो, और इसके अलावा वह अपने इंद्रियों को जो भी इंद्रियां हैं, जो उनके कार्य हो उनमें उनको कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए। जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से मजबूत नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हमारी इंद्रियां भी अपने कार्यों को उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इन्होंने कहा कि जरूरत है पहले विकास। हाँ, मानना था कि अगर शारीरिक विकास के लिए हमें विद्यालय या अध्ययन कार्य छोड़ना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी अध्ययन से भी ज्यादा इन्होंने शारीरिक विकास को इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है बौद्धिक विकास की बात करते हैं हम। शारीरिक विकास के बाद इन्होंने बौद्धिक विकास पर भी बल दिया है गुरुजी ने। इन्होंने कहा, टैगोर ने जी कहा कि बौद्धिक विकास से तात्पर्य, इन्होंने ये कहा कि बौद्धिक विकास से तात्पर्य सिर्फ कुछ विषयों के ज्ञान से नहीं है कि हम कुछ सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त कर लिए उस वही हमारा बौद्धिक विकास हो गया। इनका कहना था कि मानसिक शक्तियों जैसे कि स्मरण, कल्पना, चिंतन और तर्क आदि के विकास और इनका शक्तिशाली संगठन से था कि जो भी हमारी मानसिक शक्तियां, स्मरण आपको पता होगा कि जो हमारी किसी भी चीज को सीखे हैं उसको अपने मेमोरी में बनाए रखना, उसका हमें याद रहना, वही हमारी स्मरण है। दूसरा कल्पना करना, ये भी एक मानसिक शक्ति में आता है कि जिसके अंदर जितनी कल्पना करने की शक्ति हो, सबके अंदर कल्पना शक्ति उतनी ज्यादा नहीं होती या किसी किसी में होती भी नहीं है। जैसे एक कथाकार है, एक काव्य कवि है, एक क्या कहते हैं कोई भी राइटर है, तो इनकी क्या, एक मूर्तिकार है, इनके अंदर वो कल्पना आती है, उन चीजों को कल्पना में करते हैं, फिर उसको वो अपने पेन के द्वारा अपनी कागज पर उतारते हैं। तो ये एक मानसिक शक्ति, वो किसी विषय के ज्ञान से उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनके अंदर उतनी कल्पना शक्ति होती है जिसके द्वारा वो अपनी कल्पना को मूर्त रूप देते हैं। इसके अलावा चिंतन करना, कि हम किसी भी तथ्य का चिंतन करें, मनन करें, उसको जाने समझे। और तर्क, तर्क हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी चीज को यथावत स्वीकार न कर लेना, हम उसके तथ्य को जांच परख कर स्वीकार करें। ठीक है, तो ये सारी हमारी मानसिक शक्तियां हैं। हम शिक्षा के द्वारा बालक के इन मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए जिससे इनका शक्तिशाली संगठन हो और मनुष्य विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करे, जिसमें से वो अपने उपयोगी और अनुपयोगी तथ्यों को अलग कर पाए और इसके साथ साथ नए नए उपयोगी तथ्यों की खोज का निर्माण करे। ठीक है, तो जिनका बौद्धिक विकास था वो विषयी ज्ञान से नहीं था, हमारी मानसिक शक्तियों का विकास था, जिसमें स्मरण, चिंतन, कल्पना, तर्क आदि है कि इन शक्तियों का विकास किया जाए। थर्ड हम आते हैं व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास। ये व्यक्तिक नहीं है बेटा, व्यक्तिक है, इंडिविजुअल की बात है। ठीक है, थर्ड है व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास। व्यक्तिकता की बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पर आती है कि टैगोर जी मनुष्य की या मानव की व्यक्तिगत भिन्नता में विश्वास रखते थे। इनके अनुसार था कि सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, सभी मनुष्य की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपना रुचि होता है, रुझान होता है। तो इनका कहना था कि जैसे जिस व्यक्ति की, जिस बालक की रुचि रुझान हो, उनकी अपनी क्षमता हो, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, उसके अनुसार ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसी से, और इसके अलावा इन्होंने कहा इन शक्तियों का विकास करें, उनको इस तरह की शिक्षा दे, लेकिन यह शिक्षा समाज में दी जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का सामाजिक गुणों का भी विकास हो, उसमें सामाजिकता का भी विकास हो। इनका मानना था कि विचार से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, इनके विचार में एक मनुष्य जो होता है दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक आत्मा की बात कही कि सभी में एक आत्मा होती है। तो उस कॉन्सेप्ट के अनुसार इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक रूप से एक आपस में संबंध होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे का की कल्याण की कामना से प्रेरित होकर सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कहा शिक्षा के द्वारा मनुष्य में कल्याण की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है, जब सभी लोग एक दूसरे को मतलब हम ये समझें कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही आप सब में भी है, और आप सब भी ये समझने लगो कि जो हमारे अंदर आत्मा वही सारे संसार में है,
तो जब हम अपने आप को दूसरे में देखने लगेंगे तो क्या होगा कि हम किसी को कष्ट या किसी का नुकसान नहीं करना चाहेंगे। तो इसी बात को इन्होंने कहा कि हमें एकात्मा या आध्यात्मिक संबंध होता है, इसलिए शिक्षा के द्वारा इनका सामाजिक विकास भी करना चाहिए। तो दो चीजों को इन्होंने बल दिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर और सामाजिक विकास पर। फोर्थ पॉइंट है आपका सांस्कृतिक विकास एवं राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास। ठीक है, गुरुदेव जो थे वो कहते थे कि जो हमारी अपनी संस्कृति है उससे हमें शिक्षा के द्वारा परिचित कराना चाहिए। यानी जो भारतीय है, जो भारतीय मनुष्य है, भारतीय समाज है, वो अपनी मूलभूत संस्कृति यानी जो हमारी अपनी संस्कृति, मूलभूत मतलब जिस रूप में वो है, हमारी जो बेसिक चीजें हैं उस संस्कृति से हमें परिचित होना चाहिए, हमें परिचित कराना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार हम अपने आचरण को करें। हम उस आचरण को करने के लिए उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित हों। इनका कहना था कि राष्ट्रीय एकता भी जरूरी है, क्योंकि जो संकीर्ण राष्ट्रीयता होगी, संकीर्ण राष्ट्रीयता का मतलब कि हम अपने देश के अलावा, अपने राष्ट्र के अलावा किसी दूसरे राष्ट्र को, किसी दूसरे देश को महत्व न दें। ठीक है, उसको, उसके प्रति हमारे अंदर आदर की भावना न हो। इनका कहना था कि जो संकीर्ण राष्ट्रीयता होगी वो मनुष्य के उत्थान में बाधक होगी, मनुष्य को आगे बढ़ाने में रोकेगी, क्योंकि इसलिए इन्होंने शिक्षा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अवबोध के विकास पर बल दिया कि हमें अंतरराष्ट्रीय समझ भी रखनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। क्योंकि इनका क्या मानना था कि जो मानव है उसकी विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियां हैं। ठीक है, हमारे देश की कुछ हमारे देश में ही देखिए अलग अलग जोन में अलग अलग सभ्यता संस्कृति है। तो विश्व तो बहुत बड़ा है, हर देश की अपनी अपनी अलग सभ्यताएं एवं संस्कृतियां हैं। तो इनका मानना था कि मानव के विभिन्न एवं सभ्यता एवं संस्कृतियों में जो भिन्नता है, जो डिफरेंसेज है, वह हमें पृथक नहीं करती, अपितु हम संसार की विविधता का हमें ज्ञान कराती है। हम उन सारी वैरायटियों को, जो हमारे सामने अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग सभ्यता है, उसके बारे में जानते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चों को अंतरराष्ट्रीय अवबोध के बारे में भी सिखाना चाहिए, दूसरे देश की भी संस्कृतियों को सिखाना चाहिए, जिससे कि बालक का ज्ञान बढ़े, उन संस्कृतियों से भी जो सीखने लायक हो, जो उपयोगी हो, हम सीखें। तो इनका एक उद्देश्य ये भी था कि शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक विकास करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक विकास। यानी एक उद्देश्य इनका ये भी था कि शिक्षा के द्वारा बालक का नैतिक विकास किया जाए। हमने आपको पहले ही बताया कि ये मानवतावादी के भी समर्थक थे। तो टैगोर जी एक मानवतावादी व्यक्ति थे। ये मनुष्य की को सत्य मानते थे, उनको महत्व देते थे। तो इनका कहना था कि नैतिक शिक्षा जो है ये मानव को नैतिक शिक्षा के द्वारा मानव को अच्छा मानव बनाया जाए। ठीक है, अच्छा मानव का कॉन्सेप्ट देखिए सबके अनुसार अलग अलग होगा। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था कि किसे हम अच्छा मानव कहेंगे, इसमें इन्होंने कहा कि एक ऐसा मानव जो विश्व भर के मानवों में भेद नहीं करता। यानी जो मनुष्य, जो अच्छा मनुष्य होगा, अच्छा मानव होगा, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, उनमें अंतर नहीं समझेगा, सबको एक समझेगा, वह अच्छा मानव होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छा मानव बने। तो इसके लिए इन्होंने नैतिक शिक्षा देने के लिए नैतिक नियमों को बताया। ठीक है, कि बालकों को नैतिक नियम कराया जाए, जिसके द्वारा उनका नैतिक विकास हो। इन नैतिक नियमों में इन्होंने ब्रह्मचर्य, अनुशासन, ध्यान और साधना। ब्रह्मचर्य आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं उसके वशीभूत हम न हो, वो हमारे कंट्रोल में हो। हमारा मन कर रहा है भोजन करने का, तो अगर हमारा मन को हम अपने, अगर हमें उस समय आवश्यकता नहीं है तो हम भोजन ना करें। हमारा मन कर रहा है
किसी गलत कार्य की तरफ या चोरी करने की से, तो हम अपने इंद्रिय को अपने कंट्रोल में रखें कि हम ये गलत, हम इसको नहीं करेंगे। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य की बात कही है कि हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रख के अनुशासन, यानी जब हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम अनुशासित रहेंगे। तो अनुशासन की बात कही इन्होंने। तीसरा, नैतिकता के लिए इन्होंने कहा कि ध्यान हमें करना चाहिए, मेडिटेशन की बात कही, ठीक है। इससे हमारा मन एकाग्रचित होगा और हमारे अंदर नैतिकता आएगी। और साधना की बात कही, ठीक है, हमें साधना करनी चाहिए। इनके द्वारा इन्होंने कहा छात्रों में या मनुष्यों में या बालकों में नैतिक विकास किया जाना चाहिए। और इनके पालन के लिए इन्होंने कहा कि आंतरिक शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति, और आंतरिक स्वतंत्रता, हम अंदर से स्वतंत्र अपने आप को महसूस करें, और आत्मा अनुशासन और ज्ञान जरूरी है। इन नैतिक नियमों के पालन के लिए हमें आंतरिक शक्ति, आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मा अनुशासन, यानी हम खुद से अनुशासित रहे, किसी के भय से, किसी के डर से अनुशासित न रहे, हम स्वयं अनुशासित रहे, और ज्ञान को आवश्यक माना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, व्यवसायिक विकास। जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है। व्यवसायिक विकास की बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं कही, सबको एक समझने की बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि हमें समाज में रहना है तो हमें अपना भौतिक जीवन जीना पड़ेगा। इन्होंने अपने रक्षा की भी बात कही है कि जिससे हम अपनी शिक्षा ऐसी हो जिससे हम अपनी रक्षा भी कर सके। तो जीवन जीने के लिए हमें पैसे की भी जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्या होगा, आदमी को व्यवसाय की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई व्यवसाय आदमी को करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा आर्थिक कुशलता बालकों को प्रदान करनी चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बालक आर्थिक रूप से कुशल हो, यानी उनको हस्तकार, शिल्प, कृषि आदि की शिक्षा दी जाए, जिसके द्वारा वो आगे चल के अपना जीवन यापन कर सके या जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है। अब लास्ट जो इनका उद्देश्य आता है, शिक्षा का उद्देश्य टैगोर जी का, वो है आध्यात्मिक विकास। ठीक है। यहाँ आध्यात्मिक विकास है तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को याद करें, भगवान से मिले। इनका आध्यात्मिकता तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, लेकिन आध्यात्मिकता में ये नहीं था कि हम उनकी पूजा पाठ करके इस संसार को छोड़ के चले जाए या सिर्फ उन्हीं को समझे। ठीक है। इनका कहना था कि उच्चतम शिक्षा या सर्वोच्च शिक्षा वही है, या अच्छी शिक्षा वही है जो संपूर्ण संसार की एकता से परिचित कराए, यानी संपूर्ण संसार में यूनिटी हो, सभी एक हो। ठीक है। शिक्षा के द्वारा सब ये जाने, वही अच्छी शिक्षा या उच्चतम शिक्षा होगी। इनका कहना था कि जब मनुष्य पूरे संसार के प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन करने लगे, तब समझो कि उसको आत्म तत्व की अनुभूति हो गई। और इस चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय संस्कृतियों के ज्ञान पर बल दिया। इनका कहना था कि पहले हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की अनुभूति करें, इसके बाद ही हम आत्मिक एकता की अनुभूति होगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब हम पूरे संसार को एक समझने लगेंगे, यही हमारी आध्यात्मिक या आत्म तत्व की अनुभूति होगी। इसके लिए इन्होंने कहा कि इसी को इन्होंने चरम उद्देश्य बताया, परम उद्देश्य बताया कि यही हमारे शिक्षा का परम उद्देश्य होना चाहिए, या मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बालकों को या मनुष्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्कृतियों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने देश की संस्कृति और दूसरे देश की संस्कृति की को समझे और उसमें एकता की अनुभूति करें, एकता महसूस करें, यानी सारे देश की संस्कृतियों को जब हम एक समझने लगेंगे, सबकी संस्कृतियों में, उसमें हम अलग नहीं करेंगे कि मेरा अच्छा है उनका बुरा है, या हम अच्छे हैं हमारे संस्कृति में ये है उनकी संस्कृति में ये खराबी है। तो तब जब हम एक समझने लगेंगे, तब हमें उसके बाद अपने आप ही आत्मिक एकता की अनुभूति हो जाएगी, यानी हम ये समझने लगेंगे कि सभी मनुष्य एक समान हैं। क्लियर है इतना?
यस मैम, क्लियर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं पाठ्यक्रम पर। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पाठ्यक्रम जो होता है वो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। यानी जो हमने कोई भी जो शैक्षिक उद्देश्य बनाएगा उसको प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित हमें पाठ्यक्रम लागू करना पड़ेगा। तो इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के सॉरी यहाँ पे भी व्यक्तिगत है बेटा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात है कि इन्होंने इंडिविजुअल व्यक्तिगत विकास के परिप्रेक्ष्य में व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत की। इनका मानना था कि जब सभी की रुचि क्षमता अलग अलग होगी, इसलिए पाठ्यक्रम में वैरायटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यापक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बालक या मनुष्य अपनी आवश्यकता, क्षमता, रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करे। इनका मानना था, गुरु जी का कहना था या टैगोर जी का, कि मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीनों का विकास होना ये सिर्फ एक पक्ष पर बल नहीं दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीनों पक्ष का विकास हो, और इनके समुचित विकास के लिए इन्होंने कि जो हमारा प्राकृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष है, तीनों का समुचित विकास हो, इसके लिए इन्होंने क्रिया प्रधान पाठचर्या का निर्माण किया। क्रिया प्रधान पाठचर्या जिसमें कि जिस पाठ्यक्रम में, जिस पाठचर्या में बच्चे को करके सीखने का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्रिया प्रधान पाठचर्या को जगह दी, और इनका जो अपना शांति निकेतन है, विश्व भारती शांति निकेतन है कलकत्ता में स्थापित विश्वविद्यालय, इसमें इन्होंने क्रिया प्रधान पाठचर्या को, निम्नलिखित क्रिया प्रधान पाठचर्या को रखा भी है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं नीचे। कुछ विषयों को रखा है, उपयोगी क्रियाएं रखी हैं और अन्य क्रियाएं रखी हैं। 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। तो विषय में अगर हम लेते हैं, मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान, कला और संगीत। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है कि क्रिया प्रधान। ठीक है, तो लैंग्वेज में बहुत क्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर पाठचर्या में लेकिन इन विषयों को शामिल करने का एक उद्देश्य है कि हम किसी भी चीज को किसी माध्यम से पढ़ते हुए है, भाषा। ठीक है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं या सीखते हैं। तो इस चीज में इन्होंने इसलिए मातृभाषा को रखा कि शिक्षा का जो माध्यम हो मातृभाषा होनी चाहिए, इसलिए बालक को मातृभाषा का ज्ञान देना चाहिए। फिर संस्कृत को भी इन्होंने वरीयता दी, जिससे कि हम वेद साहित्य का भी अध्ययन करें। इसके साथ उन्होंने विश्व को भी दिया था कि जब हम मतलब ये एकदम ऑब्वियस सा है कि जब हम दूसरे देश की सभ्यता संस्कृति जानना चाहेंगे, विश्व की सभ्यता संस्कृति को जानना चाहेंगे, तो वहां हमारी मातृभाषा काम नहीं आएगी। उसको सीखने के लिए, समझने के लिए हमें माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा लेनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी रखा। इसके अलावा अपने देश की घटनाओं को जो बीत चुका है उससे सीखने के लिए, उसको जानने के लिए इतिहास रखा, और अपने भौगोलिक संरचना को जानने के लिए भूगोल विषय को रखा। इसके अलावा चूंकि ये प्रकृतिवादी थे, प्रकृति को महत्व देते थे, प्रकृति का अध्ययन रखा कि हम नेचर का अध्ययन करें। विज्ञान, कला और संगीत, इन विषयों को इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। इन विषयों के साथ इन्होंने कुछ उपयोगी क्रियाओं को भी शामिल किया, जैसे बागवानी, कृषि, भ्रमण, प्रयोगशाला कार्य एवं विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, की जो भी उपयोगी वस्तुओं हो उनका संग्रह करें। ठीक है, जैसे बहुत लोग करेंसी कलेक्ट करते हैं, बहुत लोग टिकट कलेक्ट करते हैं, इस तरह की बात इन्होंने कही। थर्ड है अन्य क्रियाएं। ठीक है, उपयोगी क्रियाएं हो गई, उपयोगी क्रियाओं के अलावा इन्होंने अन्य क्रियाएं भी रखा। इसके लिए इसमें खेल कूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना। मौलिक रचना का मतलब कि जो खुद हम अपनी कल्पना से किसी चीज की रचना करें, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें, एवं समाज सेवा का कार्य। ठीक है, अब आप देखिए कि इनका जो पाठ्यक्रम है हमारा प्राकृतिक विकास भी हो गया, सामाजिक विकास भी हो गया एवं आध्यात्मिक विकास भी हो गया, क्योंकि समाज सेवा का कार्य जो है वो हमें एक कराएगा। ठीक है,
हम समाज के लोगों का कल्याण करेंगे। तो इसके द्वारा इन्होंने इन पाठ्यक्रम के द्वारा अपने इस पाठ्यक्रम को अपने शांति निकेतन में इन्होंने रखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिक्षण विधियां, ठीक है बेटा, किसी भी विषय को पढ़ाने लिए कुछ विधियों का हमें पढ़ाने के विधियां हमें पढ़ेंगी। किसी चीज को सिखाने के लिए रखी मौखिक विधि, स्वाध्याय विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, क्रिया विधि और प्रयोग विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक विधि की। ठीक है, आगे कि जब अध्यापक को व्याख्यान करे, प्रश्नोत्तर करे और वाद विवाद या इसी को हम मौखिक विधि कहते हैं। मैम आवाज कट रही है आपकी, नेट खत्म हो गया। हेलो, आ रही है आवाज? आवाज नहीं बेटा? करते हैं कि इन्होंने कहा कि जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उपदेश, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर या वाद विवाद या तर्क विधि के द्वारा पढ़ाता है, इसी को हम मौखिक विधि कहते हैं। इन विधियों में वो मौखिक का प्रयोग करता है, यानी बोल के पढ़ाता है। इसमें बालकों को करके सीखने का अवसर नहीं मिला है। तो गुरुदेव ने, टैगोर जी ने इन विधियों के महत्व को स्वीकार किया कि मौखिक विधि से बालकों को पढ़ाना चाहिए, परंतु इन विधियों को प्रयोग करने में इन्होंने सावधानी भी बताई कि इन मौखिक विधि का प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मौखिक विधि का प्रयोग हम तब करें जब हमारे पास वास्तविक परिस्थिति में स्वयं करके सीखने का या स्वयं के अनुभव से सिखाना संभव न हो। ठीक है, यानी कि जब हम वास्तविकता से रिलेटेड कोई चीज करके दिखा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते हैं, तब हम उस चीज को मौखिक विधि के द्वारा पढ़ाएं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मौखिक विधि को प्रयोग करते समय हमें बच्चों को भी अवसर देना चाहिए, जिससे कि हम उनके अंदर उठने वाले शंका या डाउट का समाधान करते रहें। ठीक है, अब हम आते हैं स्वाध्याय विधि पर। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि स्वाध्याय विधि सीखने की सबसे प्राचीन विधि आपको पता है। टैगोर जी ने इस विधि को भी स्थान दिया है। इनका कहना था कि ये खुद भी इस विधि से बहुत ज्यादा पढ़े थे। इन्होंने कई धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय विधि से अध्ययन किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि इस स्वाध्याय विधि का भी प्रयोग करते समय इन्होंने कुछ सजेशन दिए। इन्होंने कहा सबसे पहले तो स्वाध्याय तब कराया जाए जब बालक या बच्चा स्वाध्याय के योग्य बन जाए, यानी कि उसे भाषा का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। जब वो सही उच्चारण से पढ़ने लगे तब सबसे पहले कि उसे भाषा का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो वह पढ़ रहा है, पढ़कर स्वयं समझने की मानसिक योग्यता विकसित हो जाए। ठीक है, पहले तो भाषा का ज्ञान हो जाए, दूसरा उसे स्वयं समझने की योग्यता विकसित हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वाध्याय हेतु हमें सही डायरेक्शन देना चाहिए, सही इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। और तीसरा यह कि जो वह अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उसके अंदर विचार विमर्श क्षमता हो जाए, जिससे कि जो भी डाउट हो उसका समाधान वह कर सके। ठीक है, यानी कि उसमें जो चीज समझ में नहीं रही, क्या सही है क्या गलत, उसका भी भेद कर सके। तो इन्होंने स्वाध्याय विधि का प्रयोग करते समय इन 3 बातें कि सबसे पहले बालक पढ़ना सीख जाए सही तरीके से, दूसरा यह कि वह उसमें समझने की वह मानसिक योग्यता विकसित हो जाए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे इसमें क्या लिखा है बालक को समझ में ना आए। तीसरा कि स्वाध्याय के बाद उससे विचार विमर्श करने की क्षमता भी विकसित हो जाए कि वह गलत सही में भेद कर सके। ठीक है, तीसरा हम आते हैं
विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। ठीक है, इसका प्रयोग हम गणित, विज्ञान, इन सब विषयों में भी करते हैं। रिसर्च में भी प्रयोग किया जाता है विश्लेषण विधि का। तो इसमें कहा जा रहा है कि तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव ने विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि को उपयोगी माना। इनका कहना था कि मतलब जो भी हम इससे संबंधित उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत करें वह जीवन से संबंधित हो, और दूसरा यह कि सामान्यीकरण जो हम निष्कर्ष निकाले या निर्णय ले उसमें बच्चों की सक्रिय साझेदारी हो सकता है साइंस के बच्चे इस विधि को जानते हैं, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। जानते हो आप सब बेटा? हेलो, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि किसी बच्चे को पता है? हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या बेटा? हेलो, विश्लेषण विधि में क्या है कि हम इसमें एक पूरी समस्या को अलग नहीं करते हैं, इसमें समस्या को इकट्ठा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए संश्लेषण विधि है कि जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्णमाला सिखा देंगे। संश्लेषण विधि माने इकट्ठा काम हुआ कि हम सीधे वर्णमाला सिखा देंगे, तब शब्दों का ज्ञान कराएंगे, उसके पश्चात हम शब्दों से वाक्य बनवाएंगे। ठीक है, और अगर हम गणित के प्रयोग में देखें तो इसमें हम कोई प्रमेय या रेखा गणित इस सब में जो होता है कि कोई फार्मूला दे दिया गया और उसको सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये आपका विश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि में हम पूरी समस्या को एक साथ होल में अध्ययन उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लीजिए विश्लेषण विधि की बात करें कि किसी आयत की लंबाई 30 मीटर या कुछ भी दिया हो कि लंबाई इतनी मीटर है, चौड़ाई इतनी मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये एनालिटिक मेथड है। फिर क्योंकि हम इसमें पहले लंबाई का अध्ययन करेंगे कितनी है, फिर चौड़ाई का अध्ययन करेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। और संश्लेषण विधि की बात करेंगे तो इसमें हम सीधे पहले बच्चों को पूरी वर्णमाला पढ़ा देंगे पहले, और फिर उस वर्णमाला से शब्द बनाना सिखाएंगे और शब्द से फिर हम वाक्य बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम क्रिया विधि पर। ठीक है, इन्होंने क्रिया विधि को भी शिक्षण विधि में बताया है। तो क्योंकि प्रधान शिक्षा को महत्व देते थे टैगोर जी, तो इनका कहना था कि हमें जितना ज्यादा बल देना हो इस बात पर दिया जाए कि बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर देने चाहिए, यानी बच्चों को उनके खुद की क्रिया के द्वारा सिखाया जाए। स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने की ही विधि को क्रिया विधि कहते हैं। इस विधि में क्रिया विधि के भी प्रयोग करने में इन्होंने टैगोर जी ने कुछ सावधानियां बताई कि हमें प्रयोग विधि का यानी बच्चों को सीखने का अवसर दिया जाए, लेकिन उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इनका कहना था कि सबसे पहले जो क्रिया बच्चों से कराई जाए वो बच्चों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे उसमें रुचि ले। दूसरा कि बच्चों की रुचि के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि क्रिया को अपने से करने की बच्चों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी बच्चों के ऊपर प्रेशर बर्डन न हो, टाइमिंग बाउंड न हो, कोई किसी तरह न हो, वो स्वतंत्रता पूर्वक सोच समझ कर अपनी क्रिया को संपादित करें या उस चीज को सीखें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि क्रिया ऐसी हो जिसके संपादन में बच्चों को कठिनाई भी ना हो, ऐसी कार्य भी न दिया जाए बच्चों को जो कि बच्चे न सीखे। तो इन्होंने विधि ने कहा कि बच्चों जीव से बच्चों का इंटरेस्ट हो, उनको लिए उनको करने में कठिनाई न हो। तो प्रकृति का निरीक्षण, भ्रमण करना, खेलना, ये सारी इन सारे मेथड को इन्होंने क्रिया विधि के रूप में स्वीकार किया है। लास्ट हम आते हैं प्रयोग विधि एक्सपेरिमेंट मेथड पर।
तो टैगोर जी ने कला कौशल यानी जो हम कलाओं को सीखते हैं, जिन जिन कलाओं को, और विज्ञान एवं अन्य व्यवहारिक विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा के लिए प्रयोग विधि का समर्थन किया है। यानी विषयानुसार इन्होंने विधियों का समर्थन किया है। इस विधि के लिए भी इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं प्रयोग मेथड के लिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए, कि सबसे पहले कि जिस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वह शिक्षक के द्वारा, उसका प्रदर्शन पहले शिक्षक के द्वारा होना चाहिए। यानी टीचर जो है, अध्यापक, पहले वो करके दिखाए प्रयोग। दूसरा, छात्रों द्वारा अनुकरण करना, यानी जब छात्र, शिक्षक पहले दिखा रहा है तो छात्र उसको सीखे, उसका अनुकरण करे। और तीसरा, छात्र फिर उसका बाद में अभ्यास करे। तो इन्होंने इस विधि को इस प्रकार से, इस विधि में प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास, इन तीनों विधियों का योग है कि इन तीनों विधियों के योग से इनका प्रयोग विधि बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भी प्रयोग विधि में छात्रों को डाउट हो, उसका समाधान टीचर को करना चाहिए। यानी कैसे कर रहे हैं के साथ क्यों ऐसा है, इसका भी उत्तर स्टूडेंट या विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए जो भी सारी विधियां हैं, आपकी मौखिक स्वाध्याय विधि, क्रिया विधि, सावधानी से क्रिया से स्थान की, बच्चों को बच्चा एक्टिव, सिर्फ वो श्रोता ना रहे। तो ये 5 प्रमुख शिक्षा दिया है जो गुरु जी ने दिया था। क्लियर है? यस मैम, क्लियर। चलिए शिक्षक की बात, ठीक है बेटा, शिक्षक की बात करते हैं कि शिक्षक के बारे में टैगोर जी की क्या कल्पना थी। ठीक है। तो शिक्षक के बारे में टैगोर जी पूरी तरह से परंपरावादी थे। परंपरावादी का मतलब जो प्राचीन काल से, वैदिक काल से चला आ रहा था। ठीक है। वैदिक सभ्यता में टीचर को अपने का पंडित होना चाहिए, तो इनका मानना कि शिक्षक को ज्ञानी, संयमी और बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो उससे संयमी हो, यानी अंदर पेश हो, परिस्थिति में अपने धैर्य को धारण कर रहे और उस परिस्थिति में से सामंजस्य स्थापित करे, चाहे पॉजिटिव कंडीशन हो या नेगेटिव कंडीशन हो। और तीसरा, बच्चों के प्रति समर्पित हो, यानी बच्चों के प्रति समर्पित का मतलब बच्चों को अपना समझे, उनके लिए ही अपने कार्यों को करे। तो ये 3 गुण टीचर में होने चाहिए टैगोर जी के हिसाब से। और इन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान की अपेक्षा उनके मनोभावों और आचरण की विधियों को शीघ्र सीखते हैं। इसलिए शिक्षकों को ज्ञानी, ब्रह्मचारी, चरित्रवान और आदर्श आचरण करने वाला होना चाहिए। आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे टीचर का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो भी चीज सीखना चाहते, हमारा शिक्षा का हमारे जीवन में 6 घंटा 7 घंटे का टाइम बना रहता है, तो विद्यालय में ही हम व्यतीत करते हैं। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि जो टीचर ज्ञान देता है, ज्ञान के अलावा जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो टीचर्स के मनोभाव और आचरण का जो तरीका होता है उसको सीखते हैं, बहुत जल्द शीघ्रता से सीखते हैं। इसलिए शिक्षक को ज्ञानी चाहिए कि वो बालक को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके, ब्रह्मचारी हो ताकि विद्यार्थी में भी ये गुण आए, चरित्रवान हो ताकि बालक भी उनके चरित्र से अनुकरण करके सीखे, आदर्श आचरण करने वाला हो, यानी जितना विद्यार्थी इनका समावेश हो। ठीक है। तो इन्होंने टीचर को पूरी तरह से योग्य, ज्ञानी, संयमी बताया है, चरित्रवान बताया है। अब हम आते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत है बेटा, व्यक्तिगत विजुअल डिफरेंसेस पर व्यक्तिगत। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है? हेलो।
पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बच्चों की रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। करें मन, और इसके लिए उन्होंने मन, वचन एवं कर्म की शुद्धि तथा सादा एवं प्राकृतिक जीवन जीने का विशेष महत्व बताया है। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत के लिए इन्होंने इंद्रिय निग्रह, मन, वचन व कर्म की शुद्धि की। हम मन से, वचन से, कर्म से कोई भी गलत कार्य और सदा और प्राकृतिक जीवन इम्पोर्टेंट है इसकी। जब तक मैम आवाज आप विद्यार्थी नहीं आ रही है। स्वयं से प्रेरित हो। मैम आवाज नहीं आ रही है, चलिए कट कट से के आ बोल रही रहे है। हैं। अब आ रही है, जब आप बताए बेटा तो हम शुरू करें, फिर से हम क्या बताएं। अब आ रही है, हेलो, शुरू से है कि इन्होंने, टैगोर जी ने, गुरु ने शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता का आदर किया है, व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व देते थे और कहे व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, उनकी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत पालन के लिए इंद्रिय निग्रह को इन्होंने बताया और कहा इसके लिए इंद्रिय निग्रह के लिए वचन की शुद्धि होनी चाहिए, यानी हमें मन, वचन और कर्म से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए और साथ ही विद्यार्थियों को सादा एवं प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब तक कोई विद्यार्थी स्वयं से प्रेरित नहीं होगा, अपने आत्म प्रेरित नहीं होगा, अपनी अंतरात्मा से प्रेरित नहीं होगा, वह गुरु में श्रद्धा नहीं रख पाएगा। वह जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं रख पाएगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ेंगे, सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, इसलिए वह कुछ भी सीख नहीं पाएगा। इसलिए बालकों को स्वयं से प्रेरित होकर गुरु में श्रद्धा रखकर सीखना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी को असभ्य, दोषपूर्ण और निंदनीय आचार विचार से दूर रहना चाहिए। उन्हें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। असभ्यता, दोषपूर्ण और निंदनीय आचार विचार बिल्कुल उनके पास फटकना नहीं चाहिए। कैसा या कैसा चाहिए, तो इन्होंने विद्यार्थी के प्रति समर्पित पहले ही बताया है शिक्षक होंगे, तो गुरु मित्रता था। उन्होंने कहा कि गुरु से होना चाहिए कि जो है उसकी रूप से करने, मित्र के रूप में, उसके गार्जियन के रूप में हमें चाहिए। इसके अनुसार कि बालक और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध आत्मा का आत्मीयता बंद हो भी, स्टूडेंट टीचर का रिस्पेक्ट करेगा और टीचर जो है, शिक्षक अपने बालक को पुत्रवत व्यवहार, ठीक है, कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं थे। यहाँ तक कि जो भी टीचर खुश है तो ये उसे जेल वार्डन की संज्ञा देते थे। तो इन्होंने पूरी तरह से का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि हमें अनुशासन बाह्य रूप से नहीं होना चाहिए, यानी बाहरी डर से बच्चा अनुशासित नहीं होगा, उसे कोई दंड नहीं देना चाहिए। अनुशासन के लिए इन्होंने अनुशासन को, इन्होंने कहा कि जब बालक अब आत्म अनुशासित हो जाएगा तो अपने आप अनुशासित हो जाएगा। जब वो किसी डर से कोई कार्य नहीं करेगा तो इस बाह्य अनुशासन की जरूरत नहीं है। बाह्य अनुशासन के पक्षधर नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने दंड व्यवस्था का घोर विरोध किया, पूरी तरह से बिल्कुल भी दंड व्यवस्था के समर्थक नहीं थे टैगोर जी।
परीक्षा को भी इन्होंने importance दिया। परीक्षा की बात करते हैं, गुरु जी ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए या जो उन्होंने सीखा उसका वास्तविक रूप से मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा होनी चाहिए। और परीक्षा ही बालकों का वास्तविक मूल्यांकन करती है कि जो चीज सिखाया जा बच्चा है कि नहीं। और इस होने को और विरोध कहा कि रट के सीखा हुआ ज्ञान अच्छा नहीं होता, इसका इन्होंने विरोध किया। इसीलिए इन्होंने क्रिया के द्वारा सीखे हुए ज्ञान को महत्व दिया था। ठीक है, अब इन्होंने दो पक्ष पर और शिक्षा की बात कही है। जो इनका पक्ष पर दिया है वो है स्त्री शिक्षा। गुरुजी स्त्री शिक्षा के बड़े समर्थक थे। इन्होंने इस में कि प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा स्त्री पुरुषों को की समान होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं किया, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो चाहे वो उच्च स्तर की, दो स्तर पुरुष स्त्री शिक्षा देनी चाहिए। यानी स्त्री को हर क्षेत्र की शिक्षा के लिए इन्होंने बात कही है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों की शिक्षा को अलग किया है और कहा कि माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों को गृह विज्ञान की शिक्षा जरूर देनी चाहिए, अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, क्योंकि गृह विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। और ये आपको पता भी कि गृह विज्ञान की शिक्षा जब तक नहीं लेंगी वो अपने घर को, अपने परिवार का भरण पोषण खिला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनकी भूख को मिटाने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, मैनेजमेंट के घर की व्यवस्था के लिए, अपने घर के बजट के लिए, प्लानिंग के लिए उन्हें गृह विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें गृह विज्ञान में पारंगत करना चाहिए। जन शिक्षा की बात करते हैं तो जन शिक्षा में इन्होंने जन शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया, होना चाहिए। जितने भी देश विवेकानंद ने कहा सभी देशवासियों को शिक्षित होना चाहिए। और देशवासियों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था होगी तभी सब शिक्षित होंगे, क्योंकि जब अनिवार्य हो जाएगी तो सभी की बाध्यता हो जाएगी शिक्षा को ग्रहण करना, किसी का मन है या नहीं है। इसके अलावा निःशुल्क हो जाएगी तो जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन इस वजह से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, तो निःशुल्क होने पर ऐसे लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, ठीक है, उनके शिक्षा की उम्र नहीं है, लेकिन उन प्रौढ़ों को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने बालक, प्रौढ़ सभी की शिक्षा व्यवस्था की बात कही और कहा पूरे जन समुदाय को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा इन्होंने शांति की स्थापना की है। ठीक है, कलकत्ता में। तो 6 मई 1922 में 6 मई 1922 में शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती की स्थापना की। ठीक है, इस विश्व भारती में अनेक विषयों की शिक्षा देते हैं, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना था इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य। इसमें इन्होंने प्राच्य, आपको पता है कि प्राचीन संस्कृति यानी जो हमारी प्राचीन संस्कृति आ रही है, वैदिक संस्कृति, इसके अलावा जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य देशों की संस्कृति है, विदेशों की संस्कृति है, दोनों में सामंजस्य करके, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें हर संस्कृति को जानना चाहिए, हर संस्कृति के प्रति हमें आदर के भाव होना चाहिए, तभी हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना होगी, एकात्मा की भावना होगी। तो इसलिए इन्होंने प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करके इसमें विश्व बंधुत्व की विकास भावना का विकास करना उद्देश्य था इनका, इस विश्व भारती में शिक्षा देने का, और यही उद्देश्य चला आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं हम, जो हमारा लास्ट है इसमें विश्व भारती की विशेषताएं, जो इनका विश्व भारती संस्थान है, विश्वविद्यालय है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको हमने 7 पॉइंट में बताया है। पहला है छात्र न्यायालय। न्यायालय का मतलब कि न्याय मिलना। ठीक है, छात्रों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है विश्व भारती में, यानी अगर बच्चों को कोई परेशानी, कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत आ रही है,
तो उस न्यायालय में जाके उसके लिए वो अपना समाधान या न्याय पा सकते हैं। दूसरा, मधुर गुरु से संबंध, ठीक है, यानी कि जो इन्होंने दोनों को एक दूसरे के सम्मान की बात कही, आत्मीयता की बात कही है, तो विश्वविद्यार्थी की एक जो विशेषता ये भी है कि वहां पर गुरु शिष्य का संबंध जो है बहुत ही मधुर है, मित्रवत है, आत्मीयता पूर्ण है। तो थर्ड, पृथक छात्रावास, यानी अगर अलग से हॉस्टल की व्यवस्था वहां पर बच्चों के लिए है। विशाल पुस्तकालय, यानी इन्होंने देखिए बहुत व्यापक पाठ्यक्रम की बात की है, देश विदेश की संधियों के अध्ययन की बात की है, तो इसलिए बहुत व्यापक यानी बहुत बड़ा व्यापक अध्ययन के लिए विशाल पुस्तकालय की भी व्यवस्था है, जहां पर अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग विषयों की किताबें हैं कि बालक उनके द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ा सके या उनको जान सके। इसके अलावा श्रेष्ठ शिक्षक, शिक्षक के लिए विश्व भारती की विशेषता है कि जो शिक्षक हो श्रेष्ठ हो, यानी वही बात होगी कि संयमी हो, छात्रों के प्रति समर्पित हो, ज्ञानी हो, अपने ज्ञान अपने विषय का विशेषज्ञ हो, और कि छात्रों के जिज्ञासा को वो शांत कर सके। और उस नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक परिवेश, चूंकि ये प्रकृति को महत्व देते थे कि प्रकृति की गोद में पढ़ाने की बात करते थे, तो इसकी विश्व भारती की ये भी विशेषता है कि उसका जो इन्वायरमेंट है, जो उसका परिवेश है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसके अलावा जो लास्ट आपका विशेषता है सांस्कृतिक समन्वय, तो इनका उद्देश्य ही था कि हम अंतरराष्ट्रीय अवबोध की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, तो उसमें इन्होंने प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों संस्कृतियों के समन्वय को किया है। तो यहाँ पर हमारे विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय इस विश्व भारती में है, तो एक विशेषता इसकी ये भी है। अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शैक्षिक दर्शन, ठीक है। अब अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए।